Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय आय की गणना। और राष्ट्रीय आय की गणना होती क्या है, इसके पहले हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करें हैं राष्ट्रीय आय से संबंधित, यानी कि उसके कॉन्सेप्ट हमने देखे, विभिन्न प्रकार की संकल्पनाएं और बेसिक हमने कॉन्सेप्ट वहाँ पर जाने हैं। अनअकैडमी की तरफ से पेश है एमपीपीएससी और व्यापारों से संबंधित बहुत ही आकर्षक प्लान। ये है फ्री प्लान और इसके अंतर्गत 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पे हर वीक हो रही है। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे चल रहे हैं। वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चलते हैं। फ्री लाइव क्विज चलती है। 20 से ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराए जा रहे हैं हर सब्जेक्ट को मिला करके। डेली T20 सीरीज चल रही है जो कि फ्री है, फ्री लाइव क्विज है और 20 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, 20 प्रश्न इसमें रहते हैं और 20 मिनट के अंदर आपको देना होता है इसका आंसर। 8 बजे चलती है सीरीज और 8:30 बजे से इसका पेपर एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा। इसमें आप अनअकैडमी से संबंधित जो एमपीपीएससी और व्यापम के कोर्स है उसमें जो गोल है वो आपको चूज करना होगा और यहाँ पे सरकार 10, ठीक है, सरकार 10 प्रोमो कोड आपको यूज करना है। यहाँ पे इस कोड की सहायता से ही आप फ्री प्लान को एक्टिवेट कर पाएंगे। याद रहे, इस कोड की सहायता से ही आप फ्री प्लान को एक्टिवेट कर पाएंगे, तो ये कोड आप जरूर डालिए। इसके बाद यहाँ पे प्लस बैचेस है फॉर ऑल राउंड प्रिपरेशन के लिए और 7 दिन का लाइव क्रैश कोर्स यहाँ पे चलने वाला है। लाइव एमसीक्यू रिवीजन बैचेस हैं यहाँ पे। डेडिकेटेड लाइव डाउट क्लियरिंग बैचेस हैं यहाँ पे। रिकॉर्डेड बैच विथ लाइव डाउट क्लियरिंग कंप्लीट रिवीजन एट योर ओन पेज, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी सहूलियत के हिसाब से आप अपना रिवीजन यहाँ पे कर सकते हैं। फाउंडेशन प्री प्लस मेंस का बैच यहाँ पे एमपीपीएससी का स्टार्ट हो रहा है 29 दिसंबर। प्रीलिम्स कंपाइलेशन बाय मार्च, ठीक है। 20 से ज़्यादा प्रीलिम मॉक टेस्ट यहाँ पे होंगे प्रैक्टिस के लिए। 20 से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक फॉर डेली प्रैक्टिस। पीडीएफ रिवीजन नोट्स इन एवरी क्लास। हर क्लास में आपको पीडीएफ दिया जाएगा ताकि आप रिवीजन कर सकें। यदि आप रिवाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे संपूर्ण ज्ञान का कोर्स चल रहा है। जो बैच है रिवीजन कोर्स है ये फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, यदि आप ऑलरेडी इन मिडिल ऑफ योर रिवीजन, यदि आप अपना रिवीजन कर रहे हैं तो एनरोल कीजिए डाउट क्लियरिंग क्लासेस में और यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। और जो लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है वो स्टार्ट हो रहे हैं 29 दिसंबर से और वीकली 12 लाइव सेशन यहाँ पे दिए जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, जो कि बाइलिंगुअल होने वाला है, ठीक है। और इसका नाम है संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स। ये जो बैच है उसका नाम है संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेगा बैच स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द और इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फाउंडेशन बैच है ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए। यदि आप सोच रहे हैं ये शुरू से तैयारी करना है एमपीपीएससी की तो ये आपके लिए बहुत ही सहायक ही होगा ये बैच, ठीक है। 10 मंथ का कंप्लीट बैच कोर्स है ये, आप ये ले सकते हैं। और इसमें सारे चीज़ें यानी शुरुआत से हो रही तो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कराई जाएगी। स्वप्न पूर्ति ये बैच है एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो चुका है एमपीपीएससी 2019 वाला, तो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी 35 दिनों में। पूरा आपको आंसर राइटिंग का सेशन यहाँ पे लिए जाएंगे पूरे और हिंदी मीडियम में ही होगा, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के लिए है। तो ये है स्वप्न पूर्ति सीरीज, ठीक है। स्वप्न पूर्ति कोर्स अनअकैडमी का है, ये आप इसे ले सकते हैं। ये टॉप एजुकेटर से आप देख सकते हैं कौन कौन यहाँ पे पढ़ा रहा है। और जैसा कि यहाँ पे दिए गए ऐप में प्लस कोर्स आपको लेना है तो प्लस कोर्स में जाइए अनअकैडमी के अंतर्गत और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन कीजिए। इसके बाद अपने अनुसार आप यहाँ पे प्लान ले सकते हैं। 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने और 24 महीने, जैसा भी आपको लेना है आप ये अपने अनुसार आप ले सकते हैं। और याद रहे प्रोमो कोड यूज करिए सरकार 10, आप इससे 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप, लेट्स क्रैक इट। तो इसके बाद हमारा जो है राष्ट्रीय आय से संबंधित ये लास्ट क्लास है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, देखिए राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित जो होती है लागत या फिर यह मूल्य पर की जाती है। लागत के आधार पर किसी वर्ष की अगर बात करें तो वर्ष की जो जीडीपी होती है, जीडीपी जो होती है कम होती है, जबकि मूल्य के आधार पर अगर देखें तो उसमें अधिक होती है। सामान्य व्यक्ति लागत और मूल्य को पर्यायवाची शब्दों के रूप में अगर देखें तो ये प्रयोग करता है, परंतु अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य में इनके भिन्न भिन्न अर्थ हमको देखने को मिलते हैं। साथ ही अगर देखें तो लागत जो होती है किसी उत्पाद का उत्पादन व्यय होती है। लागत जो होती है किसी उत्पाद का उत्पादन व्यय होती है जो कारक होते हैं उसके मूल्यों को जोड़कर निकाली जाती है। वहीं अगर बात करें किसी उत्पाद की तो उत्पाद का जो मूल्य होता है उसकी लागत में अप्रत्यक्ष करों और उत्पादनकर्ता के जो लाभ होते हैं उसको जोड़कर निकाला जाता है। और जो
बाजार होता है, बाजार में उपभोक्ता को कोई वस्तु कितने में खरीदनी पड़ रही है वह उसका मूल्य है। अर्थात किसी एक ही उत्पाद की हम जो लागत होती है वो हमेशा उसके मूल्य से कम होगी। सबसे पहले लागत को स्पष्ट करना आवश्यक होता है। और किसी जो उत्पाद होता है उसकी लागत को हम दो प्रकार से यहाँ देखने को मिलता है। देखिए दो प्रकार कौन कौन से, एक तो साधन लागत होती है और एक होती है बाजार लागत। तो दोनों होती क्या है, साधन लागत को हम बोल देंगे फैक्टर कॉस्ट और जिसे शॉर्ट में आप एफसी के नाम से जाना जाता है। और बाजार लागत को हम बोलेंगे मार्केट कॉस्ट यानी कि इसको एमसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट और जो होता है मार्केट कॉस्ट इसको बोला जाता है। तो हम एक एक करके दोनों के बारे में यहाँ पे जानेंगे। तो पहली चीज़ हमको देखने को मिलती है साधन लागत। साधन लागत होती क्या है, जैसे फैक्टर कॉस्ट बोला जाता है। तो साधन लागत की अगर बात करें तो किसी उत्पाद के उत्पादन में उत्पादनकर्ता को उत्पादन के जो कारक है उसके लिए उसको जितना भुगतान करना पड़ता है, यानी कि उत्पादन के जो भी कारक होते हैं उसके लिए उसको जितना भुगतान करना पड़ता है, इसे ही हम कारक लागत कहते हैं। और ये जो कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कच्चा माल की बात करें, मजदूरी की बात करें, बिजली की बात करें, किराया की, ऋण पर ब्याज की बात करें, साथ में उत्पादनकर्ता का जो लाभ होता है, ये सारी चीज़ इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। और यही कारण है कि इसे फैक्ट्री मूल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ हमने देखे हैं किसके संबंध में, साधन लागत या कारक लागत। साधन लागत भी इसको बोला जाता है या फिर कारक लागत, फैक्टर कॉस्ट इसको बोला जाता है। दूसरी बात होती है यहाँ पे कौन सी, बाजार मूल्य की। तो बाजार मूल्य होता है क्या है, जिसे मार्केट कॉस्ट बोला जाता है। तो जब किसी उत्पाद के साधन लागत में, उत्पाद के जो साधन लागत है उसमें अगर शुद्ध रूप से अप्रत्यक्ष करों को जोड़ दिया जाता है तो बाजार लागत यहाँ पे प्राप्त हो जाती है। यानी कि जो साधन लागत है, साधन लागत में हम क्या जोड़ेंगे, शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को यहाँ पे जोड़ देंगे। तो ये इस प्रकार से हमको बाजार लागत यहाँ पे प्राप्त होती है और इसी मूल्य पर वह उत्पाद फैक्ट्री छोड़ता है। यही कारण है कि इसे जो है पूर्व फैक्ट्री मूल्य भी कहा जाता है, यानी कि एक्स फैक्ट्री प्राइस को कहा जाता है। किसी देश की जीडीपी इस प्रकार जो होती है लागत के आधार पर एक ही वर्ष के लिए दो प्रकार की यहाँ पे होगी, यानी कि साधन लागत पर होगी और बाजार लागत पर होगी। तो ये हम देख सकते हैं साधन लागत पर जीडीपी जो होती है बाजार लागत की तुलना में कम होती है, यानी साधन लागत हमेशा जो है बाजार लागत से कम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बाजार लागत में शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को भी यहाँ पे जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ देखें तो हमको जो है भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना है वो साधन लागत पर देखने को मिलती है, यानी कि हमेशा जो भारत है, भारत के अंतर्गत साधन लागत पर ही राष्ट्रीय आय की गणना देखने को मिलती है। और यही कारण है कि बाद में अप्रत्यक्ष करों को जोड़ने की आवश्यकता यहाँ पे पड़ती है। तो इस प्रकार राष्ट्रीय आय की गणना में यह भी स्पष्ट करना आवश्यक होता है कि इसमें किस मूल्य, यानी कि कौन सा जो प्राइस है उसको लिया गया है। और हम देखें तो इसके लिए हमको दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, यानी कि दो प्रकार के मूल्य हमको देखने को मिलते हैं। किसके अंतर्गत, किस प्रकार राष्ट्रीय आय की गणना में कौन से मूल्य को लिया गया है, तो उसके लिए हमको दो प्रकार के मूल्य देखने को मिलता है। कौन कौन से, एक तो स्थिर मूल्य होता है जिसके बारे में हमने पहले पढ़े हैं, और एक चालू मूल्य होता है। तो स्थिर मूल्य क्या होता है, स्थिर मूल्य का मतलब होता है जिसकी गणना यहाँ पे आधार वर्ष के आधार पर की जाती है, और चालू मतलब करंट वर्ष के आधार पर की जाती है। तो स्थिर मूल्य को हम बोलेंगे कांस्टेंट प्राइस और चालू मूल्य को हम बोलेंगे करंट प्राइस। तो पहले बात करते हैं स्थिर मूल्य की। तो स्थिर मूल्य होता क्या है, स्थिर मूल्य यह जो होता है किसी उत्पाद का पिछले वर्ष के स्तर पर बिक्री है, मतलब बिक्री का जो मूल्य है वो कहलाता है स्थिर मूल्य। और जब वर्तमान में उत्पादित वस्तु का मूल्य पीछे के किसी आधार वर्ष से, आधार वर्ष का मतलब जैसे 2011-12 हमारा आधार वर्ष चल रहा है, तो इसके आधार पर यहाँ नापा जा रहा है, यानी कि वो क्या कहलाएगा, ये स्थिर मूल्य कहलाएगा। ठीक है, और इसके अंतर्गत हम देखें तो स्थिर मूल्य जो होता है महंगाई को स्थिर मानकर निकाला जाता है। और किसी वस्तु के मूल्य के लिए चुने गए जो आधार वर्ष यानी बेस ईयर से अब तक का जो मूल्य है वृद्धि हुई है उसे किसी उत्पाद का स्थिर मूल्यों पर मूल्य भी कहा जाता है। जैसे 2011-12 की हम बात कर लेते हैं। दूसरा हम देखते हैं चालू मूल्य की। तो चालू मूल्य क्या होता है, जिसे करंट प्राइस बोला जाता है। तो किसी उत्पाद यानी कि कोई प्रोडक्ट है जो कि जिसका अधिकतम खुदरा मूल्य मतलब एमआरपी इसको बोला जाता है। एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस इसको बोला जाता है। तो आप देखते होंगे किसी भी प्रोडक्ट में एमआरपी छपा होता है, उससे अधिक में कोई बेच नहीं सकता, ये भी यहाँ पे नियम होता है। परंतु अभी वर्तमान में अगर देखें तो कोरोना के समय ये काफ़ी इसका जो है अनदेखा किया गया। और जो एमआरपी होता है वह उसका मूल्य होता है, अर्थात किसी उत्पाद का मूल्य, चालू मूल्य जो होता है उसके स्थिर मूल्य में आधार वर्ष से अब तक की जो मुद्रास्फीति उसको जोड़कर निकाला जाता है, यानी कि जो महंगाई उसको जोड़कर निकाला जाता है। और चालू मूल्य महंगाई की वर्तमान स्थिति को समायोजित करके निकाला जाता है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। भारत की अगर बात करें तो भारत में जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय यानी कि जो एनआई है, नेशनल इनकम है, जो कि इसका एनएनपी है, इसकी मात्रा के साथ यह भी लिखा जाता है, यानी साधन लागत पर और स्थिर मूल्य पर। यहाँ पे इसकी जो है मतलब आर्थिक समीक्षा के आधार पर वित्त मंत्रालय द्वारा देश की आय संबंधी जो आंकड़े हैं बाजार लागत और चालू मूल्य यानी कि मार्केट कॉस्ट और करंट प्राइस पर उपलब्ध कराए जाते हैं। आवश्यकता अनुसार इन आंकड़ों को भी उपयोग किया जाता है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। किसके अंतर्गत, मूल्य के अंतर्गत हमने देखे, एक तो स्थिर मूल्य जो आधार वर्ष के आधार पर किया जाता है और एक चालू मूल्य हमने देखे।
नेक्स्ट हमको देखने को मिलती है राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जो प्रवृत्तियाँ है, जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो उसके बारे में हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे इसमें हमको अलग अलग चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है, जैसे अनियमित वृद्धि हमको देखने को मिलती है। दूसरा हमको देखने को मिलता है कृषि के उतार चढ़ाव के साथ समृद्धि का दर जो है घटना बढ़ना। फिर नेक्स्ट जो होता है आर्थिक समृद्धि में तेजी आना। ये चीज़ हमको देखने मिलती है, 3 चीज़ें। तो चलिए एक एक करके यहाँ जान लेते हैं। पहले बात करते हैं अनियमित वृद्धि के बारे में। तो अनियमित वृद्धि की अगर बात करें तो 1950 से 51 की बात करते हैं। वर्ष 1950 से 51 से लेकर 2010 से 11 यानी कि इस बीच के ड्यूरेशन में इसमें क्या हुआ है, इस बीच में हमको राष्ट्रीय आय में कोई सतत और स्थायी वृद्धि देखने को नहीं मिलती। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो 60 वर्षों में से 13 वर्ष ऐसे थे जिनमें राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर जनसंख्या वृद्धि दर से कम थी। तो ये भी हमको देखने को मिलता है, इसलिए इन वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त 16 वर्ष ऐसे थे, मतलब इन ड्यूरेशन में 13 वर्ष तो हमने देख लिए ऐसे थे जहाँ पे वृद्धि नहीं हुई, पर 16 वर्ष ऐसे भी थे जिनमें प्रति व्यक्ति आय का स्तर पिछले किसी वर्ष में प्रति व्यक्ति आय के स्तर की तुलना में भी कम था, मतलब ये भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली। और बाद के जो 5 वर्ष थे उसमें अगर देखें तो इनमें राष्ट्रीय आय के स्तर में गिरावट हुई। और इन आंकड़ों के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि जो समृद्धि है अनियमित मानी जाती है। तो यहाँ पे अनियमित वृद्धि देखने को मिलती है, ये एक्टिविटी मतलब वृद्धि की प्रवृत्तियों के अंतर्गत। दूसरी चीज़ हमको देखने को मिलती है कृषि के उतार चढ़ाव के साथ समृद्धि दर का घटना और बढ़ना। ठीक है, तो इसके अंतर्गत देख लेते हैं। जैसे कृषि उत्पादन की बात करें तो कृषि उत्पादन में क्या हुई, वृद्धि हुई। कृषि उत्पादन में वृद्धि या फिर जो है कमी, कृषि उत्पादन में वृद्धि और कमी के आधार पर समृद्धि दर जो है वो घटती या बढ़ती है। इस संबंध में यह तर्क दिया जाता है कि सभी जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है उसमें यह स्वाभाविक होना तय है, परंतु यह चिंताजनक है कि योजनाओं में भारी निवेश के बाद भी कृषि क्षेत्र में व्याप्त अनिश्चितताओं को कम नहीं किया जा सकता। और यदि मानसून जो है अनुकूल ना हो तो आज भी कृषि क्षेत्र अव्यवस्थित हो जाता है। ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। इस बार भी बारिश के मौसम में हमको यही चीज़ें देखने को मिली, यानी कि पूरी की पूरी फसल जो है 50% उसका उत्पादन देखने को मिलता है। और अन्य क्षेत्रों के विकास पर भी इसका काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। तीसरी चीज़ इसके अंतर्गत देखने मिले तो आर्थिक समृद्धि में तेजी आना, मतलब क्या है, समय के साथ साथ क्या है, भारत आर्थिक समृद्धि दर को तीव्र करने में सफल हुआ है। और आयोजन यानी कि जो प्लानिंग या नियोजन हम बोलें तो प्लानिंग हमको देखने मिलती है। प्लानिंग के पहले जो 30 वर्ष थे उसमें राष्ट्रीय आय में वृद्धि की चक्रवृद्धि दर 3.4 प्रतिवर्ष यहाँ देखने को मिलती है। 1980 की बात करते हैं, 1980-81 के बाद राष्ट्रीय आय में जो प्रतिवर्ष 5.5 की यहाँ वृद्धि हुई, परंतु आर्थिक समृद्धि दर में वृद्धि का मुख्य कारण सेवा क्षेत्र का तेजी से प्रसार होना है। यानी कि भारत में सीधे प्राथमिक क्षेत्र से तृतीयक क्षेत्र में जो है विकास यहाँ संभव हो, क्योंकि जो मिडिल यानी कि सेकेंडरी सेक्टर उसका विकास यहाँ पे नहीं हुआ। और इसके अलावा देखें तो इसके अलावा हमको अतिरिक्त क्षेत्र आर्थिक समृद्धि का लाभ जो है देश के केवल कुछ राज्यों को ही हुआ यहाँ पे, और शेष राज्य जो है अत्यधिक पिछड़े रह गए। 1980 से 90 के दशक की बात करें तो राष्ट्रीय आय में असमानता बढ़ी, अर्थात बढ़ी हुई आय जो है संपन्न वर्गों तक ही संकेंद्रित होकर रह गई, जबकि कमजोर वर्गों के लोगों को समृद्धि दर में आने वाली तेजी का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो सका। तो ये हमको कुछ प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती है राष्ट्रीय आय से संबंधित भारत में, राष्ट्रीय आय में वृद्धि के संबंध में प्रवृत्तियाँ। नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है राष्ट्रीय आय की जो गणना है उसका महत्व देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कुछ संशोधन भी देखने को मिलता था, जो राष्ट्रीय आय लेखा के आधार वर्ष में संशोधन भी हुआ, तो वो हम बाद में देख लेंगे, पर हम अभी देखते हैं राष्ट्रीय आय की गणना में महत्व है। तो राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित जो महत्व है वो हमको देखने को मिला। तो देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय आय की गणना के माध्यम से अर्थव्यवस्था की वास्तविक क्षमता का पता चलता है, और इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था की उपलब्धियों का भी मूल्यांकन किया जा सकता है। तो पहला ये महत्व देखने को मिला। दूसरी चीज़, राष्ट्रीय आय की गणना द्वारा अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी क्षेत्रों के लिए जो प्राथमिकता तय करने और इनके बीच में संतुलन स्थापित करने की जो है संतुलन स्थापित करने में भी काफ़ी सहायता मिलती है। तीसरा हमको महत्व देखने को मिलता है राष्ट्रीय आय की गणना द्वारा गरीबी निवारण, साथ में रोजगार सृजन कार्यक्रम का लक्ष्य निर्धारण किया जा सकता है। साथ में मुद्रास्फीति मतलब जो महंगाई होती है उसके संबंध में वास्तविक स्थिति का पता लगाने में सहायता मिलती है। इसके साथ ही सरकार के जो वास्तविक राजस्व है उसकी प्राप्ति और उसके जो खर्चे होते हैं उसके संबंध में भी सही अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये है काफ़ी इसके इंपॉर्टेंट महत्व, किसके, राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित यहाँ पे महत्व है। अब समस्या सामने आती है, कौन सी, भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने में क्या क्या समस्या आती है। तो समस्या हमारे सामने दो चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है, यानी कि सिंपल अगर बात करें तो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए शुद्ध आंकड़ों का उपलब्ध होना आवश्यक होता है, क्योंकि उसी के बेस पर यहाँ राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है, और ऐसा पॉसिबल हमेशा नहीं होता है। जैसे 3 विधि हमने देखे थे, आय विधि, उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि।
तो व्यय विधि यहाँ पे कैलकुलेट करने में काफ़ी जो है समस्या आती है, इसलिए उत्पादन विधि और आय विधि के आधार पर हम जो है अनुमान लगाते हैं राष्ट्रीय आय का। भारत के अंतर्गत व्यय विधि यहाँ पे ज़्यादा उपयोगी नहीं होती। तो भारत जो है एक अल्प विकसित देश है और यहाँ अशिक्षा का स्तर काफ़ी अधिक है, इसलिए सभी क्षेत्रों से आय संबंधी स्पष्ट एवं सही जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती। तो इसमें हमको क्या क्या समस्या आती है, एक तो सैद्धांतिक समस्या सामने देखने को मिलती है और एक व्यवहारिक समस्या देखने को मिलती है। तो सैद्धांतिक समस्या के अंतर्गत क्या चीज़ें देखने को मिलती है, राष्ट्रीय आय के अनुमान हेतु सर्वप्रमुख अगर देखें तो सैद्धांतिक समस्या इस विषय को लेकर आती है कि क्या सेवाओं को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाए, यदि किया जाए तो किन किन सेवाओं को शामिल किया जाए, मतलब जो सेवा है, सर्विस सेक्टर है, क्या उनको शामिल किया जाए राष्ट्रीय आय में, तो किया जाए तो कौन कौन सी किया जाए, ये पहला क्वेश्चन निकल कर आता है। और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो होता है, इसके द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना में केवल उन्हीं सेवाओं को शामिल किया गया है जिन्हें मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण सैद्धांतिक समस्या क्या देखने को मिलती है, प्रशासनिक सेवाओं के राष्ट्रीय आय में योगदान को लेकर होता है। तो ये दो चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिलती है सैद्धांतिक समस्या के अंतर्गत। दूसरी अगर बात करें तो व्यवहारिक समस्या देखने को मिलती है। तो व्यवहारिक समस्या क्या क्या हो सकती है, तो व्यवहारिक समस्या के अंतर्गत हमको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे देश की अगर बात करें तो देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका बहुत बड़ा अंश गैर मौद्रिकत और असंगठित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। दूसरी चीज़, देश में जो है काला धन जो है, काला धन को हटाने के लिए डिमोनेटाइजेशन किया गया था। तो उसी के अगर देखें तो देश में जो है काला धन की मात्रा काफ़ी अधिक है। क्षेत्रीय असमानताओं की अधिकता होने के कारण प्रतिदर्श सर्वेक्षण विधि यानी सैंपल सर्वे मेथड जो है उससे एकत्रित सूचनाएं गलत हो जाती है। साथ ही अगर बात करें देश की जो कार्यकारी जनसंख्या है उसके व्यावसायिक वितरण के विषय में पूर्ण जानकारी का अभाव है और अन्य प्रकार के आंकड़े भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, व्यवहारिक समस्या। और अन्य जो समस्या है और देखें इसी के अंतर्गत तो और चीज़ें हमको देखने को मिलती है, दूसरे उत्पादक को यानी कि जो ऐसे कुटीर एवं घरेलू उत्पादक होते हैं जो लेखा यानी कि अकाउंट नहीं बनाते हैं, तो इनमें हमको समस्या देखने को मिलती है और इनकी वास्तविक आय इनकी वास्तविक आय का ना तो अनुमान लगाया जा सकता ना ही उनको जोड़ा जा सकता है। तो ये भी समस्या देखने को मिलती है। भारत के उद्योगों के अनुसार राष्ट्रीय आय के आंकड़े शामिल करने की प्रवृत्ति यहाँ देखने को मिलती है। इस प्रकार यह आवश्यक है कि उत्पादकों को विभिन्न व्यवसाय वर्गों में रखा जाए। सार्वजनिक वित्त एवं जो नीति संस्थान है जिसके अंतर्गत बात करें यानी कि जो पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी इंस्टीट्यूट है उसके अनुसार भारत में अघोषित आय हमको 18.21% है, जो कि काली अर्थव्यवस्था यानी ब्लैक इकोनॉमी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। भारत में जो है भारत के राष्ट्रीय आय के आकलन में एक मुख्य समस्या विश्वसनीय आंकड़ों का अभाव है, जैसे कि फसलों के अधीन लगभग 80% आंकड़ों की अनुपलब्धता देखने को मिलती है। तो ये चीज़ देखिए बेसिक हमने देखे सैद्धांतिक समस्याओं के बारे में और दूसरा हमने देखे व्यवहारिक समस्याओं के बारे में। अब एक चीज़ हमको देखने को मिलती है कि भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन की कुछ सीमाएं होती है, तो वो भी हमको यहाँ देखने को मिलता है। राष्ट्रीय आय के आकलन की कुछ सीमाएं अनअकैडमी की तरफ से पेश है MPPSC और व्यापारों संबंधित बहुत ही आकर्षक प्लान। ये है फ्री प्लान और इसके अंतर्गत 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पे हर वीक हो रही है। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे चल रहे हैं। वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चलते हैं। फ्री लाइव क्विज चलती है। 20 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराए जा रहे हैं हर सब्जेक्ट को मिला करके। डेली T20 सीरीज चल रही है जो कि फ्री है, फ्री लाइव क्विज है और 20 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, 20 प्रश्न इसमें रहते हैं और 20 मिनट के अंदर आपको देना होता है इसका आंसर। 8 बजे चलती है सीरीज और 8:30 बजे से इसका पेपर एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा। इसमें आप अनअकैडमी से संबंधित जो MPPSC और व्यापम के कोर्स है उसमें जो गोल है वो आपको चूज करना होगा और यहाँ पे सरकार 10, ठीक है, सरकार 10 प्रोमो कोड आपको यूज करना है। यहाँ पे इस कोड की सहायता से ही आप फ्री प्लान को एक्टिवेट कर पाएंगे। याद रहे इस कोड की सहायता से ही आप फ्री प्लान को एक्टिवेट कर पाएंगे, तो ये कोड आप जरूर डालिए। इसके बाद यहाँ पे प्लस बैचेस है फॉर ऑल राउंड प्रिपरेशन के लिए और 7 दिन का लाइव क्रैश कोर्स यहाँ पे चलने वाला है। लाइव MCQ रिवीजन बैचेस है यहाँ पे। डेडिकेटेड लाइव डाउट क्लियरिंग बैचेस है यहाँ पे। रिकॉर्डेड बैच विथ लाइव डाउट क्लियरिंग कंप्लीट रिवीजन एट योर ओन पेज, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी सहूलियत के हिसाब से आप अपना रिवीजन यहाँ पे कर सकते हैं। फाउंडेशन प्री प्लस मेंस का बैच यहाँ पे MPPSC का स्टार्ट हो रहा है 29 दिसंबर। प्रीलिम्स कंपाइलेशन बाय मार्च, ठीक है। 20 से ज़्यादा प्रीलिम मॉक टेस्ट यहाँ पे होंगे प्रैक्टिस के लिए। 20 से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक फॉर डेली प्रैक्टिस। PDF रिवीजन नोट्स इन एवरी क्लास। हर क्लास में आपको PDF दिया जाएगा ताकि आप रिवीजन कर सकें। यदि आप रिवाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे संपूर्ण ज्ञान का कोर्स चल रहा है। जो बैच है रिवीजन कोर्स है ये फॉर MPPSC प्रीलिम्स 2020 और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ यदि आप ऑलरेडी इन मिडिल ऑफ योर रिवीजन, यदि आप अपना रिवीजन कर रहे हैं तो एनरोल कीजिए डाउट क्लियरिंग क्लासेस में
और यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। और जो लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है वो स्टार्ट हो रहे हैं 29 दिसंबर से, और वीकली 12 लाइव सेशन यहाँ पे दिए जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, जो कि बाइलिंगुअल होने वाला है, ठीक है। और इसका नाम है संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स। ये जो बैच है उसका नाम है संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स, और मेगा बैच स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द, और इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फाउंडेशन बैच है ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए। यदि आप सोच रहे हैं ये शुरू से तैयारी करना है एमपीपीएससी की, तो ये आपके लिए बहुत ही सहायक ये होगा ये बैच, ठीक है। 10 मंथ का कंप्लीट बैच कोर्स है ये, आप ये ले सकते हैं। और इसमें सारे चीज़ें यानी शुरुआत से हो रही तो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कराई जाएगी। स्वप्न पूर्ति ये बैच है एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए, जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो चुका है एमपीपीएससी 2019 वाला, तो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी 35 दिनों में, पूरा आपको आंसर राइटिंग का सेशन यहाँ पे लिए जाएंगे पूरे, और हिंदी मीडियम में ही होगा, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है। तो ये है स्वप्न पूर्ति सीरीज, ठीक है। स्वप्न पूर्ति कोर्स अनअकैडमी का है, ये आप इसे ले सकते हैं। ये टॉप एजुकेटर से आप देख सकते हैं कौन कौन यहाँ पे पढ़ा रहा है। और जैसा कि यहाँ पे दिए गए ऐप में प्लस कोर्स आपको लेना है तो प्लस कोर्स में जाइए अनअकैडमी के अंतर्गत, और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन कीजिए। इसके बाद अपने अनुसार आप यहाँ पे प्लान ले सकते हैं, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने और 24 महीने, जैसा भी आपको लेना है आप ये अपने अनुसार आप ले सकते हैं। और याद रहे प्रोमो कोड यूज़ करिए सरकार 10, आप इससे 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप, लेट्स क्रैक इट। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित कुछ सीमा यानी कि लिमिटेशंस वगैरह होती है, तो वो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम अगर बात करें भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित जो है मतलब जो सीमाएं हैं, तो राष्ट्रीय उत्पाद यानी राष्ट्रीय उत्पाद के मापन के समय जो साधारणतः अगर माने तो यह मान लिया जाता है कि उत्पादित जो वस्तु है और जो सेवा है उसका जो है मुद्रा मतलब सेवाओं का जो मुद्रा से विनिमय है वो होता है। दूसरी चीज़ अगर बात करें तो भारत में जहाँ निर्वाह कृषि की जाती है वहाँ जो है उपज का भाग विक्रय के लिए बाजार में नहीं आ पाता, तो ये भी चीज़ें हमको देखने मिलती है। इस भाग को उत्पादक या तो उपभोग मतलब उत्पादक या तो उपभोग के लिए रख लेते हैं या अन्य वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय में उसे मतलब जो है दूसरे उत्पादकों को दे देते हैं। और कुटीर और लघु उद्योग जो भी है वहाँ पे लेखा नहीं बनाते हैं, तो इस आधार पर अगर देखें तो यहाँ पे हमको ये जो है अनुमानित आय यहाँ पे जोड़ी जाती है। दूसरी चीज़ भारत में जो है उद्योगों के अनुसार राष्ट्रीय आय के आंकड़े शामिल करने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। दूसरी अगर देखें राष्ट्रीय आय की गणना में त्रुटिपूर्ण चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं। सार्वजनिक वित्त एवं नीति जो संस्थान उसके अनुसार यहाँ पे ये जो है काली अर्थव्यवस्था भी घोषित की गई है, तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है कुछ सीमाओं के बारे में, तो ये ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हम देखते हैं अब राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित कुछ सावधानियाँ क्या क्या रखनी चाहिए राष्ट्रीय आय की गणना में, तो वो चीज़ हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ देखिए केवल अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य ही जोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा मध्यवर्ती जो चीज़ें यानी कि उत्पादन प्रक्रिया में सम्मिलित जो मध्यवर्ती वस्तु है उनको यहाँ पे शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, दोहराव की स्थिति उत्पन्न होगी। नेक्स्ट जो है उपभोक्ता एवं पूंजीगत वस्तुओं एवं जो सेवा है उसका जो मूल्य है उसको जोड़ा जाना चाहिए। साथ ही अगर बात करें तो हमको राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित जो साधन लागत है उस पर की जानी चाहिए। तो ये कुछ सावधानियाँ हैं किससे संबंधित, राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित। अब यहाँ देखिए राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं की जाने वाली जो मदें है वो अगर देखें तो किसी मद या वस्तु को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल करने के कुछ आधारभूत नियम होते हैं, जैसे उत्पादन अत्यधिक हुआ हो, उत्पादन जो है उत्पादन प्रक्रिया में दुर्लभ संसाधनों प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया गया हो, ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ देखिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे शामिल नहीं की जाएगी। एक तो हस्तांतरण भुगतान शामिल नहीं किया जाएगा, पूंजीगत लाभ, गैरकानूनी का जो चीज़ें हैं, निषिद्ध वस्तुएं और पुरानी वस्तुएं। तो इनमें क्या क्या चीज़ आती है, जैसे हस्तांतरण भुगतान की अगर बात करें तो इसमें हमको सामाजिक सुरक्षा हेतु जो भुगतान है, पेंशन है, वो चीज़ें देखने को मिलती है। पूंजीगत लाभ की अगर बात करें तो पूंजीगत लाभ में क्या देखने को मिलता है, तो इसमें देखिए वस्तु एवं सेवाओं के वास्तविक उत्पादन के स्थान पर बाजार की स्फीतिकारी जो प्रभाव उसके प्राप्त आय यहाँ पे जोड़ी जाती हैं। गैर कानूनी गतिविधियों की अगर बात करें तो गैर कानूनी गतिविधियाँ यहाँ पे शामिल नहीं की जाती। निषिद्ध जो वस्तु है जैसे कि अफीम है, अफीम से रिलेटेड नशीली चीज़ें वो यहाँ शामिल नहीं की जाएगी। पुरानी वस्तुओं की खरीद बिक्री से संबंधित चीज़ें यहाँ पे शामिल नहीं की जाएगी। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित कुछ जो है मदें जो शामिल नहीं की जाती। राष्ट्रीय आय निर्धारण से संबंधित भारत के कुछ संगठन हैं, जैसे कि अगर बात करें सीएसओ की, सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स जो ऑफिस है उसकी अगर बात करें तो यहाँ हमको देखने को मिलता है, जैसे इसे बोला जाता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो यहाँ देखिए सांख्यिकी और जो कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय है उसका एक विभाग माना जाता है ये,
और भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान CSO के द्वारा ही किया जाता है। इसकी स्थापना का वर्ष हमको 1951 देखने को मिलता है। इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के सचिवालय में इसकी स्थापना की गई थी और इसका प्रारंभ जो है 1949 में सांख्यिकी इकाई के रूप में किया गया था। और CSO द्वारा जो है वर्ष 1956 से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पत्रिका प्रकाशित की जाती है। CSO जो है भारत की राष्ट्रीय आय के आकलन हेतु अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों तथा 14 उपक्षेत्रों में यहाँ पे बांटता है। ठीक है, ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। दूसरा है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण जो संगठन है वो हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ देखिए हमको ये चीज़ देखने को मिलती है इसके अंतर्गत, मतलब इसे बोला जाता है NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इसको बोला जाता है। और 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। PC महालनोबिस प्रशांता चंद्र महालनोबिस की अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण जो संगठन है उसकी स्थापना भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। साथ ही अगर बात करें तो वर्ष 1970 में इसका पुनर्गठन किया गया था तथा जनवरी 1971 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श नमूना सर्वेक्षण संगठन नेशनल सैंपल मतलब जो जिसे हम NSSO के बारे में देखें तो NSSO को बोला जाता है, इसकी स्थापना की गई पुनर्गठन के पश्चात। और इसका कार्य जो है मात्र सर्वेक्षण तक ही सीमित था। उसके बाद 2006 में एक समिति आई थी, मतलब प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC की इसकी स्थापना की गई और इसके पश्चात राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का कार्य जो है अर्थहीन माना गया। ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। तीसरा संगठन राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जिसे NSC बोलते हैं। तो यहाँ देखिए 1 जून 2005 को सरकार ने जो है C रंगराजन समिति 2001 की अनुशंसा पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार किया। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जिसे नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन बोलते हैं सांख्यिकी कार्य के सभी तकनीकी पहलुओं अर्थात किसी सर्वेक्षण को कब, कहाँ और कैसे किया जाना है इसकी देखरेख करता है। और इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य जो है एक स्वायत्त निकाय के रूप में सांख्यिकी मामलों में नीतियों, प्राथमिकताओं तथा जो मानक है उनका निर्माण करना तथा सांख्यिकी एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना इसका मुख्य कार्य है। इसके प्रथम सचिव थे प्रणव सेन। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं हम थोड़ी सी जानकारी किसकी, भारतीय सांख्यिकी जो है प्रणाली उसका पुनर्गठन। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे देखने को मिलती है थोड़ी सी। तो देखिए बात करते हैं गवर्नमेंट के द्वारा 23 मई 2019 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ जो स्टैटिक्स है, मिनिस्ट्री ऑफ MOSPI इसको बोला जाता है, इसके तहत राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO के साथ विलय कर दिया गया। और विलय करने के पश्चात राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO में इसको जो है क्या कर दिया गया, मतलब NSSO और CSO को दोनों को मर्ज करके NSO में यहाँ पे नाम की एक नई संस्था बनाई गई जिसको आपने पढ़ा भी होगा थोड़े दिन पहले। और इसकी अध्यक्षता सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन के सचिव के द्वारा की जाती है। फिर बात करें 1 जून 2005 की, तो 1 जून 2005 द्वारा जो है अधिसूचित प्रस्ताव में CSO तथा NSSO 2 अंगों के साथ राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन बनाने की बात भी कही गई थी। भारतीय जो आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली यानी मंत्रालय के वर्तमान नोडल कार्यों को सुव्यवस्थित और सुदृढ़ करने के साथ ही जो है आंतरिक प्रशासनिक कार्यों को एकीकृत कर अधिक तालमेल बिठाने हेतु भारतीय आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली के पुनर्गठन का आदेश जारी किया गया। साथ ही इन दोनों को संस्थाओं को इस विलय को क्रियान्वित करने के संबंध में जो है सुझाव देने के लिए सरकार ने एक समिति गठित की। ठीक है, और प्रस्तावित नई संस्था का अंतिम रूप समिति की संस्तुतियों तथा सरकार द्वारा उसके क्रियान्वयन के बाद ही स्पष्ट होगा। इस आदेश में जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी कि NSC का जो है कोई उल्लेख नहीं है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग देश में किए जाने वाले सभी सांख्यिकी कार्यों की देखरेख करने वाला निकाय बन गया है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, भारतीय सांख्यिकी प्रणाली का पुनर्गठन के अंतर्गत। तो हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़े, देखिए आगे तो हमारा जो है बैंकिंग वाला चैप्टर, मतलब बैंकिंग वाला जो है चैप्टर शुरू होगा। उसके पहले हम देख लेते हैं हमने कंप्लीट रूप से यहाँ पे जो है राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित और राष्ट्रीय आय से संबंधित बेसिक चीज़ें यहाँ कंप्लीट कर ली गई है। तो ये सारा चीज़ें हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। आप टेलीग्राम चैनल साथ में आप देखें तो बाकी की चीज़ें जो उत्तर लेखन ग्रुप है और डिस्कशन इनमें आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ जो है अपनी जो तैयारी है वो और मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।